हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बड़े अच्छे होंगे। अभी तक ने हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 2 लेक्चर कवर किए हैं और क्लास 9th के एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो ये ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश करेंगे कि पूरे तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्लास 9th के अनुसार से इसको ख़त्म किया जाए। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि इंटरटेनिंग मैंने डाटा भी लाया है। नेपोलियन के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने डिटेल में कलेक्ट करके और आप लोगों के समक्ष करने का प्रयत्न करूँगा, ताकि स्टडी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो पाए। और हाँ, ये भी चीज़ें हो सकता है कि यूट्यूब पे ये मेरा शायद लास्ट लेक्चर हो। बाद में बहुत दिनों बाद हो सकता है कि आए, लेकिन ऑलमोस्ट उम्मीद है कि ये शायद लास्ट ही हो, क्योंकि अब हायर स्टडी के लिए या फिर अच्छे तरीके से पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो सोचा कि 1-2 वीडियो भी बना लूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा यादगार भी हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए लेक्चर को। तो अभी तक ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या, क्यों स्टार्ट हुआ, पीछे का रीजन क्या था, फ्रेंच का सोसाइटी किस प्रकार का था, रिवॉल्ट किस प्रकार से स्टार्टेड हुआ, वेस्टाइल का फोर्ट का किस प्रकार से डिमोलिशन हुआ, टैक्सेस का क्या था रूल। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा है। और आज जो हम लोग चीज़ कवर करने वाले हैं वो कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों का दिया गया है। जैसे रेन ऑफ टेरर एक टॉपिक है, दूसरा जो टॉपिक हम लोगों का है डायरेक्ट रूल ऑफ फ्रांस, और इसके साथ ही साथ है एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, और लास्ट में हम लोग देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, जिसमें कि मैंने पहले लेक्चर में भी दूसरे लेक्चर में भी काफ़ी जोर से उन सारी चीज़ों को बताने का प्रयत्न किया था कि बेटर ऑफ वाटरलू, बेटर ऑफ वाटरलू। तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग आज देखने का प्रयत्न करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक जो है आज का वो हम लोगों का दिया गया है रेन ऑफ टेरर। अब ये रेन ऑफ टेरर क्या था हम लोगों का, तो ये 1793 से 94 का समय होता है, और जब फ्रांस का कहीं ना कहीं जो मोनार्ची खत्म हो जाता है, तो हम लोगों का ये टाइम आता है जबकि रॉबिस्पेयर के हाथों में कहीं ना कहीं फ्रांस का सत्ता चले जाता है, और यहाँ से जो रिपब्लिक होता है ओरिजिनली ये लोगों को मिल जाता है। लेकिन हाँ, एक और चीजें होता है कि रिपब्लिक हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन उसमें काफी ज्यादा होते हैं। रॉबिस्पेयर के टाइम में बोल सकते हैं कि अल्ट्रा नेशनलिज्म वाला जो भावना होता है, उन सारी चीजों के साथ रॉबिस्पेयर बढ़ने का कोशिश कर रहे थे। तो होता क्या था कि जो भी लोग रॉबिस्पेयर को गलत दिखाई देता था, या फिर उनका जो सरकार था, उनका जो पार्टी था, उसमें जो भी लोग हुआ करता था, जो भी गलत पड़ता था, दोषी पाया जाता था, उसको एक प्रकार से गुलेटिन कर दिया जाता था। गुलेटिन एक प्रकार का बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें कि ऊपर भी आधारदार छेदन होता है, तलवार के समान नीचे भी होता है, बीच में सिर को रख दिया जाता है, और फिर इस प्रकार से जब किया जाता है तो सर दर्द से अलग हो जाता है। तो इतना क्रूरता के साथ लोगों का मृत्यु दिया जाता था, सजा दिया जाता था। तो ये रॉबिस्पेयर के टाइम का हम लोगों का चीज है। इसके साथ ही साथ रॉबिस्पेयर ने काफी सारी चीजों को किया था, जैसे कि मीट, ब्रेड, इसके अलावा चर्चेज। जैसे मीट है, ब्रेड है, तो पूरे पूरे जो हम लोगों का फ्रेंड्स है, एक ही प्रकार का मीट या फिर जो वेट है वो सारा चीज मिले, क्योंकि उनका मानना था कि जो लोगों को रिपब्लिक होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दैट शुड बी ऑन इक्वलिटी बेसिस। तो इन सारी चीजों के कारण वो इस प्रकार की चीजों को कर रहे थे। साथ ही साथ हम लोगों का जो व्हाइट फ्लोर जो है, मतलब आटा का भी था कि कुछ फिक्स नहीं था कि आप ज्यादा व्हाइट कलर के आटे को नहीं यूज कर सकते हो, और हो सकता है कि वो बेस्ट क्वालिटी का हो, क्योंकि उनका मानना था कि जो बेस्ट क्वालिटी का आटा है, अगर वो पुअर नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो अमीर उसको
नहीं कंज्यूम कर सकता है। तो ये सारा चीज़ें था। इसके साथ ही साथ जुलाई 1794 में रॉबिस्पेयर को भी किसी भी चीज का गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, और उनको भी एक प्रकार से गुलेटिन में ही डाल करके उनका भी नरसंहार कर दिया जाता है एक प्रकार से। रॉबिस्पेयर के समय का एक अच्छा बात तो ये है कि स्लेवरी को कहीं ना कहीं खत्म करने का ठीक ठाक प्रयत्न किया, और कहीं ना कहीं हद तक इस चीज को उन्होंने कर भी पाया था। साथ ही साथ हम लोग का जो आगे का कुछ और चीजें हैं कि जैसे मॉन्स्योर, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं सर, मैडम, और अपने अपने तरीके से इस चीज को बोलते हैं। लेकिन इस चीज को भी ना रॉबिस्पेयर यूनिफॉर्म करने का कोशिश किया गया था कि पूरे देश में समान कर देते हैं। सर को हर एक लोग क्या बोलेगा, हम लोगों का मॉन्स्योर बोलेगा, अगर कोई सर रहेगा तो उसको सीटीएन बोलेगा, और अगर मैडम रहेगा तो सिटी ओमेन बोलेगा। तो ये सारी चीजें। इसके साथ ही साथ हम लोगों का इस समय में आ जाता है फ्रेंड्स में डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रेंड्स जब आता है तो जैकोबिन क्लब का जो पावर होता है वो कहीं ना कहीं नीचे आता है, और जैकोबिन क्लब जो होता है, जो कि काफी ज्यादा लोगों के राइट पे ध्यान देता है, वो जब पावर में नीचे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का बात करता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात करता है, तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं जैकोबिन क्लब के पावर से हटने के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगता है। राइट टू प्रॉपर्टी जो खत्म कर दिया था, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को समान रूप में बांटने का प्रयत्न कर रहा था, तो उस चीजों को भी कहीं ना कहीं और इसके जरिए जैकोबिन क्लब के जब पावर, इसका शक्ति जो था उस चीज को खत्म किया गया तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी खत्म किया गया। इसके साथ ही साथ जो वेल्दियर मिडिल क्लास था, ऐसा मध्यवर्गीय परिवार से जो था कि थोड़ा सा अमीर है, तो उनको एक प्रकार से ये छूट मिल गया कि आप प्रॉपर्टी को कंज्यूम कर सकते हो, गैदर कर सकते हो, जमा कर सकते हो, अपने तरीके से यूज कर सकते हो। जिस चीज को ना खत्म कर दिया गया था एक प्रकार से जब हम लोगों का रॉबिस्पेयर का टाइम आया, या फिर हम लोगों का जैकोबिन क्लब का जब कहीं ना कहीं टाइम आया था, तो फिर से गरीब लोगों के लिए बोल सकते हैं कि फ्रांस में एक बार प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके साथ ही साथ नेपोलियन बोनापार्ट काफी ज्यादा शक्ति में आते हैं, और यहाँ से लेडीज सर भी काफी ज्यादा राइट टू एजुकेशन इस चीज के लिए प्रोटेस्टर, उनका रिवॉल्यूशनर देखने को मिलता है सारे टाइम में। इसी में बता रहा है कि 60 वुमेन क्लब, 60 महिला का क्लब बनाया था, और इसको कहीं ना कहीं दो ग्रुप में देखे तो एक ग्रुप का नाम था हम लोगों का, दो फेमस ग्रुप का यहाँ पे एक्चुअली नाम दिया गया हम लोगों का। एक नाम है सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन और दूसरा है रिपब्लिकन वुमेन। तो ये दो ग्रुप है जो कि काफी ज्यादा महिला के लिए आवाज उठाया करता था फ्रांस में उस समय में। इसके साथ ही साथ नेपोलियन बोनापार्ट के समय में स्टेट स्कूल आ गया, स्कूलिंग को सही बताया गया, फोर्स मैरिज को खत्म कर दिया गया, डाइवोर्स जो है और इस चीज को सही बताया गया कि किसी केसेस में अगर ऐसा होता है कि वुमेन प्रॉब्लम को फेस करता है या फिर मैन, तो डाइवोर्स जो है कहीं ना कहीं दे सकता है। तो अभी भी हम लोग के देश में ये चीजें, या फिर दुनिया के किसी भी आप इंडिपेंडेंट देश में देखो जहाँ पे हम लोगों का लोग इंडिपेंडेंटली तरीके से रहते हैं या फिर लोकतंत्र है, वहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिलता है। इसके अलावा लोगों को राइट टू वोट 1946 में पूरी तरीके से दे दिया गया। इसके साथ ही साथ हम लोगों का एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी हुआ। ये काफी अच्छी चीजें हैं कि स्लेवरी देखे हुए तो भर भर के जा रहा था। अफ्रीकन कंटिनेंट हो, एशियन कंटिनेंट हो, यहाँ से ब्रिटिश, फ्रेंच और जो भी पोर्टुगीज जो कॉलोनी बनाया करता था किसी को, ये सब लोगों ना एक प्रकार से भर भर के लेबर को लेकर के जाया करता था, झूठ मूठ का वादा करके किसी और कंटिनेंट, और वहां पूरे तरीके से उससे काम करवाता था। बॉन्डेज लेबर भी आप बोल सकते हो। तो इस स्लेवरी को कहीं ना कहीं इनके टाइम में ही खत्म किया गया था। ये कुछ नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट नाम है कि आप जो हम लोगों का साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है,
उनसे जस्ट बीच में ही ईस्ट में जाओ तो कुछ आपको छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलेंगे, और जहाँ का कुछ नाम दिया गया है कॉलोनीज ऑफ कैरिबियन। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा है हम लोगों का, मैरिटिनिकी, गुडेलपो, सेंट डोमिंगो। यहाँ से ना काफ़ी सारी चीज़ों किया जाता था, काफ़ी सारी चीज़ों का खेती किया जाता था, जैसे टोबैको हो गया, शुगर कैन हो गया था। तो इन सारी चीज़ों के कारण से लेबर को ले जाया जाता था, और ये लेबर का पूरे तरीके से यूज़ किया जाता था, और पूरा जीवन एक प्रकार से खटाया जाता था। जिस चीज़ को यहाँ पे एक टर्म के रूप में यूज़ किया गया है, उसी चीज़ को हम लोग स्लेवरी बोलते हैं। और इसके आगे का जो टॉपिक है हम लोगों का, ये बता रहा है कि 1794 में स्लेवरी पूरे तरीके से एबोलिश हो गया हम लोगों का। और इसके अलावा आता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट हम लोगों का क्या था, तो वेल्दियर मिडिल क्लास का सपोर्ट करते थे ये। इसका मतलब जो भी मिडिल क्लास का अच्छा खासा व्यक्ति है, क्योंकि उसको अब डर नहीं रहेगा कि जो हमारे पास वेल्थ है ये पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या राजा अपने अंदर अपने कंट्रोल में ले लेगा। इस कारण से उस प्रकार का जो भी लोग था, हर एक कोई कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट को सपोर्ट करता था। इसी के साथ ही साथ हम लोगों का 1804 में देखोगे तो इसके बाद हम लोगों का नेपोलियन बोनापार्ट को राजा बना दिया गया हम लोगों का। और फिर यहाँ से हम लोगों का नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी सारी चीज़ों को किया था, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक प्रकार से प्रॉपर्टी को हथियाने का अधिकार, जितना कमाओ एकत्रित करो, इस प्रकार का चीज़ें। वेट एंड मेजरमेंट का प्रॉपर सिस्टम, मीन्स पूरे देश में एक ही प्रकार का वेट एंड मेजरमेंट हो, जैसे कि अभी हम लोगों के देश में है। इसके अलावा हम लोगों का पूरे यूरोप को इन्होंने इन्वेड किया। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को जानने वाले। ऐसे तो क्लास 9 का जो एनसीईआरटी में दिया गया वो इतना ही था, लेकिन अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उनके जीवन का कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है, जिन सारी चीज़ों को हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानो तो उनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। कॉर्सिया आइलैंड हम लोगों का जो है वहाँ पे हुआ था। कॉर्सिया आइलैंड वहाँ पे है, तो फ्रांस के साउथ में देखोगे तो वहाँ पे है कॉर्सिया आइलैंड। इसके अलावा जो नेपोलियन बोनापार्ट थे ये 8 भाई बहन थे, और बचपन का इनका शिक्षा जो हुआ था वो फ्रांस में ही हुआ था, क्योंकि ये फ्रांस का नेटिव नहीं थे, खुद के देश का नहीं थे, एक छोटे से आइलैंड कॉर्सिको आइलैंड थे। इसके कारण से जो उनका फ्रेंड हुआ करता था स्कूल के समय में, वो इनको काफी ज्यादा बुली किया करता था और बोलता था कि बाहर से आया है, ये एक आउटसाइडर है। साथ ही साथ जब वे बड़ा हुए थे तो आर्मी स्कूल में भी गए, वहाँ पे काफी सारी चीजों में पार्टिसिपेट भी किया। और 1795 ईस्वी में उन्होंने एक पर्सिया के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था, जहां से उनका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जीवन पूरे तरीके से चेंज होने लगा था। एक युद्ध हुआ था फ्रांस में 1792 से 1797 तक में, जिसको हम लोग बोलते हैं द वॉर ऑफ फर्स्ट कोएलिशन। वो हुआ था फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड इटली के बीच में। और यहाँ पे इटली को पूरी तरीके से पराजित किया था हम लोगों का नेपोलियन बोनापार्ट ने। और ये बहुत बड़ा एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जीवन का लम्हा था नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। और इसके बाद इनका एक मेंटोर था, गुरुजी बोल सकते हो, जिनका नाम था पॉल बेरिस। उनके यहाँ एक पार्टी हो रहा था, और पार्टी में एक लड़की भी आई थी जिसका नाम था जोसेफिन। और जोसेफिन का एक्चुअली अफेयर चल रहा था पॉल बोरिस के साथ। और जब फर्स्ट टाइम नेपोलियन बोनापार्ट ने उस लड़की को देखा, जोसेफिन को देखा, तो वो उनके प्यार में पागल हो गए और अपना दिल एक प्रकार से दे बैठे। काफ़ी सारी चीज़ें हुआ, जबकि जोसेफिन का जो एज था उस समय बोला जाता है कि 32 साल था, और नेपोलियन बोनापार्ट का एज सिर्फ 26 साल था। है प्यार में तो ये सारा चीज़ें चलते रहता है। जिस प्रकार से आप शिखर धवन को देखो, उनसे 10 या 11 साल की बड़ी उनकी वाइफ थी, डाइवोर्स भी हो गया है, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा चीज़ें देखने को मिलता है। इसी पे ना मुझे एक शेर याद आ रहा है, अजीब सी बेताबी है,
तेरे बिना, अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रहा भी नहीं जाता, रह भी नहीं सकते और रह भी नहीं जाता। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ इस चीज को। अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रहा भी नहीं जाता और रह भी नहीं सकते। ये काफी ज्यादा अफेयर चला था फिर इन दोनों के बीच में, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम शादी करते हैं, तो शादी किया। और फिर उसके बाद काफी सारा बैटल में फिर इन्होंने खुद को इंगेज किया था, जैसे कि बैटल ऑफ पिरामिड 1798 में, एक्चुअली 1798 में इन्होंने लड़ा था और फ्रेंच को अच्छे तरीके से जिताया था। इसके साथ साथ ही कुछ और बैटल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे बैटल ऑफ नाइल बोल सकते हो आप, जिनमें इनको हार का सामना करना पड़ा था कहीं ना कहीं। इसके अलावा भी कुछ और बैटल हुआ था, ऐसे तो काफी सारा बैटल हुआ, हम लोग बस ऊपर ऊपर किसी किसी बैटल को देख लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने सोचा कि मैं इजिप्ट पे कब्जा करता हूँ, इजिप्ट को हथियाने का सोचा, ताकि सोचा कि अगर मैं इजिप्ट को अपने अंदर कर लूंगा, और इजिप्ट मीन्स कि इजिप्ट में नवल पावर हुआ करता था उस समय में ब्रिटेन का, और ब्रिटेन उस समय वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अगर नेवी में कोई था तो वो ब्रिटेन ही हुआ करता था। तो नेपोलियन ने सोचा इजिप्ट में जो उसका बेस है नेवी का, उसको मैं अपने अंदर कर लेता हूँ। और इस चीज को करने के कारण से वो हार गए थे युद्ध को। लेकिन इसके बाद का भी उन्होंने प्लान बनाया था कि वही सारा समय था जब मैसूर जो देखे, वो जो प्रेजेंट डे कर्नाटका है, उसमें वहां पे रूल हुआ करता था टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान जो था हम लोगों का कहीं ना कहीं सोचता था कि अगर हम इस युद्ध को हार जाएं, सॉरी जीत जाएं, तो मैं टीपू सुल्तान के साथ हाथ मिलाऊंगा और फिर टक्कर दूंगा जो इंग्लैंड वाले हैं या फिर ब्रिटेन वाले हैं, उन सारे लोगों को। तो ये सारा बेसिकली सिनेरियो चल रहा था उस समय में। इसके साथ ही साथ इस युद्ध को हारने के बाद उन्होंने एक जो बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा ब्लंडर किया था, वो था इनका रूस के साथ युद्ध। 1812 में इन्होंने एक युद्ध लड़ना स्टार्ट किया था, जिसमें कि लगभग इनके पास 5 लाख सैनिक था, और इन्होंने रूस पे हमला कर दिया 5 लाख सैनिक के साथ। और रूस तो बहुत बड़ा देश है, हिस्ट्री उल्टा के देख लो, जो उसमें गया हमला करने के लिए कहीं ना कहीं हारा ही है। तो जाते हैं ये साहब, हमला करते हैं, वो लोग भी पीछे जाते रहता है, पीछे जाते रहता है, मॉस्को तक चले जाता है अंदर रशियन आर्मी। और इतना बड़ा देश था कि सारा खाना पानी सब खत्म, बहुत सारा लोग ऐसे ही कमजोर हो गया। और फिर उधर से रशियन आर्मी रिटेलिएट करता है, और रिटेलिएट करने में ये लोग धरा जाते हैं, काफी सारा सैनिक मारा जाता है ठंड के कारण से, भूखमरी के कारण से और रशियन के द्वारा। तो लास्ट में मात्र 1 लाख सैनिक उनके पास बचता है। इसके बाद एक और युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ लेपेजिग। बैटल ऑफ लेपेजिग जो देखे वो ऑस्ट्रिया, रशिया और पर्सिया के बीच में हुआ था। और यहाँ पे ऑस्ट्रिया, रशिया, पर्सिया ये सब मिल गया था, और अकेले ही इनका युद्ध चला था कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ, और फ्रांस को बुरी तरीके से हराया इन्होंने। और इसके युद्ध के बाद होता है ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग, और यहाँ से जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ट्रीटी के बाद इनको भेज दिया गया एक आइसलैंड। और आइसलैंड में जो इनको भेजा एक प्रकार से एल्वा आइसलैंड बोलते हैं उस चीज को, जो कि हम लोगों का है इटली के कोस्ट पे। 26 फरवरी 1815 ईस्वी को भेजा था। इसी के बीच में ना एक और चीजें होता है, इससे पहले 5 साल जो मैं भूल गया था, उनकी जो एक वाइफ थी जिनका नाम था जोसेफिन, उनका क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर होगी इसीलिए तो फर्स्ट टाइम में अट्रैक्शन हुआ था। तो और भी कुछ लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जिनके कारण से इनको जो नेपोलियन बोनापार्ट थे इनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इस गुस्से के कारण से 1810 में इन्होंने उनको तलाक दे दिया। और तलाक देने के बाद इन्होंने एक नया शादी किया, और जो इन्होंने नया शादी किया था उसका नाम था मैरी लुइस।
तो मैरी लुइस से इन्होंने सेकंड मैरी किया था, हालांकि प्यार व्यार कुछ था नहीं, बस ऐसे कर लिया था क्योंकि थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ जाने लगे थे। और इस पे भी मुझे एक शेर आता है जो कि है, मोहब्बत करना है फिर से करना है, मोहब्बत करना है फिर से करना है, बार बार करना है, लेकिन सिर्फ तुमसे करना है। तो इनके लिए आ गया था बेसिकली ये फीलिंग। और शादी के बहुत दिन बाद देखेंगे तो 1811 ईस्वी में इनका एक बेटा भी होता है और काफी ज्यादा फैमिली को सपोर्ट करते हैं। हालांकि ऐसा भी बोला जाता है इनके बारे में कि जो इनकी पहली वाइफ थी जोसेफिन, इनको जीवन भर इनसे उनका बात चलते रहता है, तालाक के बाद भी हर एक चीज होते रहता है कहीं ना कहीं। और अभी तो हम लोग 1815 का बात देख रहे थे, 26 फरवरी 1815 को एबला में भेज दिया गया था, जो कि इटली का एक बोल सकते हो कि कोस्ट था, वहां पे भेज दिया गया। हालांकि इन्होंने वहां से भाग गया और फिर 18 जून को इनका फिर से मतलब एबला से भागने के बाद ये बहुत सारे जो इनका सपोर्टर थे, फ्रेंड्स में बहुत सारा लोग था, और जो जो सपोर्टर था उनसे मिले, हजारों की संख्या में लोग आया, बहुत सारा लोग आया, मिल करके इन्होंने सोचा फिर से अटैक करें। और जब इन्होंने अटैक करने का सोचा तो वहां पे होता है बैटल ऑफ वाटरलू, जिस पे मैं बार बार जोर दे रहा था एक्चुअली में। तो 18 जून को होता है, 18 जून 1815 ईस्वी को होता है बैटल ऑफ वाटरलू, जो कि सामने से एक ड्यूक वेलिंगटन होते हैं, वो होते हैं सेनानायक, और इधर से होते हैं हम लोगों का फ्रेंड्स की तरफ से लुइस सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस युद्ध में फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट बुरी तरीके से हारता है और फिर इनको भेज दिया जाता है सेंट हेलेना, अटलांटिक ओशियन में बहुत दूर जाकर के फ्रांस से बीच में इनको छोड़ दिया गया। और यहाँ पे उनका 5 मई 1821 ईस्वी का इनका डेथ हो गया। तो यही सारा कुछ चीजें बेसिकली हुआ था। और लास्ट का जो कुछ सारा चीजें देखे हम लोग, ये एक्स्ट्रा था, 9th में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा इंटरटेनिंग हो जाएगा। और एक और चीज है कि शायद ये मेरा लास्ट लेक्चर हो सकता है और इसके बहुत दिन बाद हो सकता है कि अब वीडियो आए। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोग स्वस्थ हैं। जय हिंद।